अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 FR 1 का। अच्छा जी, ये लेक्चर 3 कल हमारा था। ये क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन, दोनों मेथड्स को हमने कंपैरिजन में देख लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 WD मेथड वाला ये हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ये 3 अदद क्वेश्चंस होमवर्क में थे। पिक्चर्स दी थी ना? अच्छा 4 थे, हाँ वही, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए? अच्छा, अब इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपके साथ ना कल जो है वो शेयर कर लूँगा। इंट्रो वाले ही क्वेश्चंस थे, लेकिन किस क्वेश्चन में ज़रा मसला आया आपको? किसी में मसला आना नहीं चाहिए था वैसे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मसला आया है तो वो सोल्यूशन को जब मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, उस सोल्यूशन को देख लेंगे तो फिर उसको मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? सही है। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो मुझे मिल नहीं रहा और मुझे मिल गया है। कोशिश मेरी बिल्कुल यही है कि जिन बच्चों ने इंट्रो पढ़ी थी उनको उसका फ़ायदा ही नज़र आए, क्वेश्चंस भी उसी तरह से ही हों। लेकिन इस क्वेश्चन के पढ़ने से पहले ज़रा एक सादा सा क्वेश्चन वैसे ही अपनी एग्जांपल बना के पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एसेट क्या है? देखें जी, हम डिस्पोजल की बात कर रहे थे। एसेट के डिस्पोजल को हमने देखा है जी। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट जो है वो 2-3 तरह से हो सकता है, ठीक है जी। वो वाला स्पीकर नहीं चल रहा है। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट हमने अभी तक देखा थ्रू सेल हो रहा है। मार्कर भी सही नहीं है भाई। थ्रू सेल, थ्रू एक्सचेंज भी डिस्पोजल होता है। देखें एक्सचेंज क्या है। एक और चीज़ होती है वैसे, वो डिस्ट्रक्शन है। अब भाई यहाँ से बंद हो गया, पहले ऑन था। अच्छा जी, एक देखें डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। डिस्पोजल का मतलब होता है एसेट का हमारे बिजनेस से चले जाना। अब एसेट का हमारे बिजनेस से चले जाना कई तरीके से हो सकता है। मिसाल के तौर पे आग लगी, एसेट जल गया, या चोरी हो गया, ठीक है, या सैलाब में बह गया। ये जो भी हो रहा है, इससे हो क्या रहा है, एसेट हमारे बिजनेस से निकल रहा है, ठीक है। आग लगी, चोरी हुई, सैलाब आया, ये सब क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हादसात हैं। तो इन हादसात में डिस्ट्रक्शन है जिससे एसेट की, ठीक है, हम डिस्ट्रक्शन ही लिख देते हैं। थ्रू डिस्ट्रक्शन या थ्रू नेचुरल डिज़ास्टर या थ्रू थेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये भी डिस्पोजल ही कहला रही हैं, क्योंकि एसेट हमारे बिजनेस से निकल गया है, ठीक है। एक तो आप इस कह सकते हैं एसेट चला जाता है। दूसरा हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या था कि हम एसेट को बेचते हैं, पैसे लेते हैं, यानी सेल के थ्रू एसेट बिक जाता है। यार ये चल ही नहीं रहा है। भाई पॉज कर दें ज़रा आप। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था कि डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट थ्रू डिस्ट्रक्शन और होता है। कोई एक सवाल देख लेंगे इसका, ठीक है। इन दोनों की अकाउंटिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता सिवाय इसके कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ जो है वो एक्सचेंज ही है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डिस्पोजल एसेट का क्या है? एसेट का हमारे बिजनेस से चला जाना। वो बिक के जा सकता है, वो जल के जा सकता है, वो चोरी होके जा सकता है। बिजनेस से जाना डिस्पोजल है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज में क्या होता है? हम अपना पुराना एसेट देकर नया एसेट उसके बदले में ले लेते हैं। अब खुद सोचें, एक मैंगो मैन बन के सोचें, अगर आपने पुराना एसेट दिया है उसके बदले में नया एसेट लिया है, तो नई चीज़ ली है आपने, तो बदले में कुछ ना कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे।
99.9% केसेस ऐसे ही होते हैं डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज में कि आप पुराना एसेट देकर नया एसेट ले रहे होते हैं, तो कैश नॉर्मली आपका पे ही हो रहा होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप इसको राइट ऑफ ही कर दो। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने एसेट एक्सचेंज किया, आपने एक एसेट दिया, बदले में एक एसेट लिया। जो आपने एसेट दिया था वो अच्छी क्वालिटी का था, जो आपने लिया वो इन्फीरियर क्वालिटी का। तो ऐसी सूरत में हो सकता है आपको उस एक्सचेंज के ऊपर पैसे मिल भी जाएं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपनी मेहरान जो है वो एक्सचेंज की और उसके बदले में आपने आपने जो है वो करोला ले ली, ठीक है। अब ये एक्सचेंज आपने कर ली, अब आपने मेहरान दी है और करोला ले ली है, तो आपने एक अच्छा एसेट लिया है, बड़ा एसेट, महंगा एसेट लिया है, तो बदले में कुछ कैश पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, आपको कोई पैसों की ज़रूरत पड़ गई, अब आपके पास वो मौजूद तो थी करोला, आपने सोचा यार ये फ़िलहाल पैसे जो हैं वो ज़रूरत हैं, तो चलो ऐसा करते हैं, गुजारा ही करना है, तो ये वाली गाड़ी बदल लेते हैं। और दोबारा वही मेहरान वाले के पास गए और उसको जाकर कहा यार ये मेहरान दे दो, ये करोला आप ले लो। किसी और के पास चले गए तो आपने एक अच्छा क्वालिटी का एसिड दे के इन्फीरियर क्वालिटी का एसिड भी ले लिया, तो आपको कैश आ भी सकता है। लेकिन ऐसा नॉर्मली ट्रांजैक्शंस में नज़र आता नहीं है, पर इसको राइट ऑफ ना कर देना, मैं इसलिए बात कर रहा था। तो बहरहाल एक्सचेंज में क्या होता है, पुराना एसिड जाता है, बदले में नया एसेट आता है और हम नॉर्मली कुछ ना कुछ कैश भी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एसेट था 100 रुपये का, ठीक है, और ये पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 40 थी, मैंने कैलकुलेट करने की बजाय आपको कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एक नया एसेट लेना था, तो हमने कहा यार 2 एसेट रखने की क्या ज़रूरत है, नया एसेट लेना है तो बदले में पुराने को भी दे देते हैं, कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो नए एसेट की जो कीमत थी वो तकरीबन 150 रुपये थी, ठीक है। तो हमारे पास हम अपना ना एसेट लेकर गए दुकानदार के पास, ठीक है। हमने कहा भाई आपका ये 150 वाला जो एसेट है ये आप हमें दे दें। उसने कहा ले लो। हमने कहा अच्छा, हम ना सारा कैश नहीं देंगे, हमारे पास जो पुराना एसेट है हम आपको वो दे देते हैं और कुछ पैसे आप ऊपर ले लो, ठीक है। अब हमारे जहन में क्या है, हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमारी किताबों के हिसाब से ये कितने का है, 60 का। लेकिन दुकानदार ने हमारी किताबों वाली वैल्यू के ऊपर इसको नहीं लेना होगा। दुकानदार आपके एसेट को पकड़ेगा, ठीक है, और देखेगा उलट के पुलट के, हाँ यार ये मोबाइल ठीक है, ओपन नहीं है, हाँ साफ़ सुथरा है, कंडीशन इसकी कैसी है। मोबाइल विद मोबाइल एक्सचेंज करते हैं ना, पुराना मोबाइल दे के नया ले रहे हैं मोबाइल अगर, तो फिर उसने क्या करना है, उसने अपने हिसाब से आपके पुराने मोबाइल को, पुराने एसेट को एक कीमत एलोकेट करनी है। उसको कहा जाता है ट्रेड इन अलाउंस। क्या कहा जाता है जी? तो ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है जी? वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू आर ओल्ड एसेट। वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू आर ओल्ड एसेट। तो मिसाल के तौर पे उसने आपके मोबाइल को उलट पुलट के देखा और उलट पुलट के देखने के बाद कहने लगा भाई साहब आपका मोबाइल जो है वो मैं 40 रुपये में रख लेता हूँ, ठीक है। मतलब क्या मतलब, इसका मतलब क्या है फिर, अगर उसने हमारा पुराना मोबाइल 40 रुपये में रखा है और जो नया मोबाइल हमने ख़रीदा है उसकी कॉस्ट 150 है, तो क्या मतलब कितना कैश पे करना पड़ेगा? फिर 110 रुपये का कैश पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो डाटा है। चलो कैश पेड भी मैं आपने बोला है तो मैं लिख ही देता हूँ। कैश पेड फिर कैसे निकला जी? 150 का एसेट था, पुराने एसेट की वैल्यू दुकानदार ने लगाई 40, तो हमने अब 110 रुपये कैश पे करना है। तो ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है जी? वैल्यू असाइंड बाय द, हाँ जी, वैल्यू असाइंड बाय द दुकानदार टू आर ओल्ड एसेट, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, तो याद आ रहा है कुछ इंट्रो में? नहीं पढ़ी नहीं इंट्रो?
ये छोड़ के गए थे, चलो फिर आप पढ़ लेना। खैर अभी 1 सवाल है, 2 सवाल हैं, 3 सवाल हैं, 4 सवाल हैं, ये सब करते हैं अभी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने छोड़ा हुआ था उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल कितने बच्चों को याद आ रही है एक्सचेंज, थोड़ी थोड़ी ये बातें होती थी, ठीक है। चलें, बाकियों को भी इंशाल्लाह अब मज़ीद जो है वो याद आ जाएगा, जिन्होंने पहली बार पढ़ना उनको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, ठीक है जी। ये कुछ डाटा हमारे सामने है, मैं कहता हूँ जी जर्नल एंट्री डिस्पोजल की जो है वो पास करते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री डिस्पोजल की पास होने लगी है, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या होता था? अच्छा वैसे एक बात बताओ, डिस्पोजल कौन से एसेट का होगा? न्यू का ना, ये पुराना जा रहा है बिजनेस से, ठीक है। तो पुराने जाने वाले एसेट के लिए उसी तरह से 4 स्टेप्स जो लिखे थे ना उन्हीं को यूज़ करते हैं। कोई स्टेप चेंज हुआ या कोई बढ़ा तो अब नए सिरे से स्टेप्स नोट नहीं करने लग जाने कि हमारी किताब के कॉपी के ऊपर जो है ना एक को 10-12 सफ़े तो सिर्फ इसी के हों, एक सफ़े के ऊपर स्टेप्स फॉर डिस्पोजल हो, सिंपल एक पे एक्सचेंज के हों, एक पे, ऐसे नहीं भाई। बस एक बार स्टेप्स लिख लिया, अब उन्हीं को हम जो है वो चेंज करते रहेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो पुराना एसेट जा रहा है, बोलो। तो पुराना एसिड जब जा रहा है तो पुराने एसिड के जाने के लिए तो वही स्टेप 1 है, वी विल क्रेडिट द एसिड अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसिड डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। तो पुराना एसिड डिस्पोज हो रहा है, बोलो, तो उसकी कॉस्ट को हम क्या करेंगे? एसिड अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या होना चाहिए फिर? अगर वो एसिड जा रहा है तो उसकी एक्यूमुलेशन को भी निकाल दो, ठीक है। तो स्टेप 2 फिर वही होगा कि वी विल डेबिट द accumulated अकाउंट विद accumulated option ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ। अब मजे की बात, ये 2 स्टेप्स तो आ भी गए। एसेट अकाउंट, ये सबको ये एसेट अकाउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है? सबको आ रहा है नजर? सबको आ रहा है? अच्छा, किसको नजर नहीं आ रहा? बोलो, खड़े हो जाओ फिर। अच्छा बैठ जाओ यार, चले जी। अब मेरी एग्जांपल उधर रहेगी, चलो खैर। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, लेकिन कौन सा वाला? थ्रू एक्सचेंज। अब तो सबको नजर आ रहा होगा, नहीं जरा अब आगे आप आगे, अब ये तो नहीं हो सकता। अब मैं कहाँ जाऊँ फिर, कहाँ जाऊँगे, कहाँ जाऊँगे? अच्छा जी, सुने 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 सुने, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल स्टेप 1 आपने क्या बोला जी? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जो पुराना एसेट था, ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ ओल्ड, क्या कर दो? एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दो। कितनी कॉस्ट है हमारी एग्जांपल में? ये मेरा इशारा करने का मतलब भाई ये होगा कि आपने इधर लाना है कैमरा, ठीक है जी। कितनी कॉस्ट है पुराने की? 100 रुपये, ठीक हो गया। ये क्रेडिट यहाँ डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, ऊपर लिख लेना डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ। अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फिगर वही है, मैंने निकाल दी यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक्यूमुलेशन सारी जिंदगी की है, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ, मैंने खुद ही सवाल बनाया ना, तो ये मैंने वही डेप्रिसिएशन लिखी है एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो ये 40 की डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब ये ओल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन न्यू की तो नहीं होनी, वो तो अभी आ रहा है, तो ओल्ड की ही होनी है। लिख लो तो लिख लो, ठीक है। ओल्ड एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। स्टेप 3, ये 2 स्टेप सही हैं? ये 2 स्टेप समझ में आते हैं? अच्छा, स्टेप 3 क्या था हमारा? वी विल रिकॉर्ड, इसीलिए मैंने उस दिन आपको स्टेप लिखवाते हुए ये नहीं कहा था वी विल रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड, ठीक है। वी विल रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड नहीं कहा था, वी विल रिकॉर्ड कैश पेड नहीं कहा था, जस्ट कहा था वी विल रिकॉर्ड, ताकि आप इस स्टेप को यूज़ कर लें बाद में खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अब तक जो डिस्पोजल्स हो रहे थे उनमें हम कैश रिसीव कर रहे थे, एसेट बिकता था, कैश आ जाता था। आज एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, हमने एक महंगा एसेट लेके अपना एक सस्ता एसेट बदले में भी दिया है, ठीक है। अब 150 वाला एसेट खरीदने गए
और साथ अपना पुराना एसेट लेकर गए, तो दुकानदार ने हमारे पुराने एसेट को ऐसे देखा और देख के कहा ये मैं कितने में रखूंगा, 40 रुपए में रख लूंगा। ठीक है, तो अब हमने कहा 150 वाला खरीदने आए हैं, हमारे पुराने एसेट को इसने एलोकेट की है 40 की वैल्यू, असाइन की है 40 की वैल्यू, तो फिर अब हमें मज़ीद 110 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो थी तो वही एक्सचेंज डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन ही, लेकिन आज कैश रिसीव नहीं हो रहा, आज कैश क्या हो रहा है, तो वी विल रिकॉर्ड कैश। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब तक कैश रिसीव करते आए थे तो कैश डेबिट कर रहे थे, आज कैश पे करने लगेंगे तो कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो कैश अकाउंट 110 रुपए से क्रेडिट। ठीक है, सही है ना। अच्छा, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ ना कर देना, कैसे तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन नॉर्मली ट्रांजैक्शन ऐसी ही होती है एक्सचेंज में, पुराना एसेट जाता है, नया चूंकि आता है तो नए एसेट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमें कुछ ना कुछ बदले में कैश भी देना पड़ता है। ठीक है, सही है। ओके, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट। स्टेप 2 we will debit accumulation account with its accumulated. Step 3 we will record. आज तक डेबिट हो रहा था, आज क्या हो गया, क्योंकि आज इस डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन में हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पुराना डिस्पोज तो कर रहे हैं, बदले में नया आ भी रहा है, तो कुछ हमें रिजल्टेंट कैश पे करना पड़ गया, इसलिए कैश पेमेंट के ऊपर तो कैश नहीं क्रेडिट ही होना। ठीक है, ओके। स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 क्या था, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड। लेकिन ये तब था जब डिस्पोजल सिंपल था, आज ये ट्रांजैक्शन अभी पूरी, ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन कैसे बन रही है कि पुराना जा रहा है और नया, हम इसको यूं नहीं कह सकते कि हम पुराने का डिस्पोजल अलग रिकॉर्ड कर लें, नए का एडिशन अलग रिकॉर्ड कर लें। क्यों, क्योंकि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। निशानी क्या है, पुराने एसेट ने कुर्बानी दी है, पुराने एसेट ने कुर्बानी दी है। 150 वाला एसेट अब हमें 110 में क्यों मिला है, 40 रुपए की वैल्यू हमारे पुराने एसेट को असाइन की गई है। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एज अ होल पूरी कब होगी, जब पुराने का जाना रिकॉर्ड हो और उसी ट्रांजैक्शन में नए का। तो स्टेप 1 में पुराने की कॉस्ट निकाल दी एसेट अकाउंट से, स्टेप 2 में उसकी एक्यूमुलेशन भी निकाल दी हमने, स्टेप 3 में हमने कैश पेड भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन स्टेप 4 आज बैलेंस भी करनी निकालनी, आज नए एसेट का आना भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो फिर स्टेप 4 में हाँ एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स। ठीक है, और वो कितनी है जी, 150। तो बस एक स्टेप एडिशनल ऐड हुआ, मतलब उधर उधर मैं मार्कर उठाने जाऊं फिर नहीं फॉलो करना। ठीक है, ओके, पढ़ाने जाऊं फिर करना है। अच्छा, क्या कह रहा था मैं, देखें स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये तो वहीं पे रहे जहां पे थे। ठीक है, स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड, बस इसको पहले डेबिट किया करते थे, आज इसको क्रेडिट करना पड़ गया। ठीक है, हाँ स्टेप 4 हमारा यहाँ पर आज नया ऐड हुआ, क्योंकि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में एक नया एसेट आ भी रहा है। और स्टेप 5 आज भी फिर वही हो गया, यानी 4 स्टेप स्किप होके और नीचे आ गया, 5 पे आ गया। क्या 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 था, क्या था आखिरी स्टेप, क्या था, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल विच विल बी टेकन। जी किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड में 20 रुपये का लॉस आ रहा है, ये स्टेप 5 बन गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ले जाओ, गेन है लॉस है भाई, लॉस है, गेन जिसने बोला गेन नहीं है भाई, ये लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। ठीक हो गया, देख रहे हैं भाई। अच्छा, वैसे ये 20 का लॉस है, ये ज़बानी भी पता लग रहा था। इधर देखो, मैंने मिटा दिया था जान के, इधर देखो, इधर देखो, मतलब भाई आप भी देखें, आ गए इधर, मेहरबानी। 60 हमारे हिसाब से इस एसेट की वैल्यू है 60, दुकानदार ने इसकी वैल्यू लगाई 40,
तो हमारी 60 वाली चीज़ को जब ये 40 में रख रहा है तो हमें 20 रुपये का नुकसान ही हो रहा है ना। तो ये ज़बानी भी पता लग रहा था। ठीक है, एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज में। डन, सही है। अच्छा, अगली बात, अगर सवाल में कैश पेड की फिगर ना गिवन होती तो भी हमारी ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाती? नहीं, अगर कैश पेड की फिगर हम निकालें ही ना, फिर ये ट्रेड इन अलाउंस है ना, ये ट्रेड इन अलाउंस हमारी इस डबल एंट्री में कहाँ नज़र आ रहा है? ये 40, ये तो इत्तेफाक से वो सेम हो गया है। इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, आपको कंफ्यूज तो ना हो। ट्रेड इन अलाउंस जो है ना वो 35 कर लो, ठीक है। ये 35 हुआ तो उधर फिर 115 पे किया आपने, ये 25। चलो अच्छा, मैंने ज़रा चेंज कर दिया थोड़ा सा, ऐसे ही एक जैसी फिगर दो। देखो 25 का लॉस कैसे आ रहा है? हमारी 60 वाली चीज़ के दुकानदार ने 35 दिए नहीं है, लगाए हैं, दिए नहीं है। हमारी 60 वाली चीज़ के को 35 में रखा है उसने, तो 25 का क्या हो गया हमें? नुकसान। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं ये कह रहा था ये 35 रुपये का ट्रेड इन अलाउंस है, ये 35 का ट्रेड इन अलाउंस हमारी इस जर्नल एंट्री में कहीं नज़र आ रहा है? यानी ये ट्रेड इन अलाउंस हमारी जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज में नहीं आता, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है, अगर जो कभी कॉस्ट ऑफ न्यू ना गिवन हो या कैश पेड की फिगर ना गिवन हो तो हमारा, देखो अब सवाल के अंदर कैश पेड नहीं है, मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये तो बैलेंसिंग आया था, 2 क्वेश्चन मार्क्स हो गए, बोलो। अब 2 क्वेश्चन मार्क में तो बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल सकती, ठीक है ना। तो फिर एक बात इंट्रो में जो आपने पढ़ी होगी वो क्या थी कि अगर कैश पेड, सवाल में कैश पेड गिवन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो और कैश पेड गिवन ना हो तो फिर हम उसको निकाल सकते हैं एक छोटे से फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला ही तो हमने लगाया था थोड़ी देर पहले ज़बानी, ठीक है। बोलो, इफ, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, इफ कैश पेड और चलो ये जो लिखना है इज नॉट, इफ कैश पेड इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग फॉर। तो अभी कैश पेड ऐसे ही मैंने फॉर्मूला लिख लिया ना, सारे परेशानी वाली शक्ल बना के बैठ गए। और भाई अभी तो कैश पेड आपने खुद ही निकाला था। देखो मैंने आपको कहा भाई आपके पुराने एसेट को दुकानदार ने 40 की वैल्यू असाइन, 35 की वैल्यू असाइन की है, ठीक है, जो आपने जाके दिया है। और जो नया एसेट आप खरीदने गए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? 150। तो आप बताओ आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा? ये तो सादा सी बात है, अकाउंटिंग की क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल के भी किसी से पूछ लो, एक सादा आम आदमी बता देगा आपको। क्या आप उसे कहो भाई अगर आपके पास एक एसेट है, एक मोबाइल है, एसेट ना कहो ना, एसेट में मोबाइल को, यार आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आप वो मोबाइल हफीज सेंटर में जाकर एक दुकानदार को दिखाते हो और कहते हो ये मोबाइल रख लो और ये नया मोबाइल मुझे दे दो। जो नया मोबाइल आप लेने गए हो वो 150 का है और दुकानदार ने आपका मोबाइल 35 रुपए में रखा है, तो बताओ भला आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा? तो ये बात तो वो भी बता देगा कि जी 150 का नया मोबाइल है, 35 में उसने मेरा पुराना मोबाइल रखा है, तो इसका मतलब मुझे 115 रुपये मजीद पे करने पड़ेंगे। तो कैश पेड का फॉर्मूला तो आपने अभी भी खुद बताया था। तो कैश पेड निकालना हो अगर तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस कर, ठीक है, सही है ना जी। तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या है? ट्रेड इन अलाउंस। तो कैश पेड क्या आ गया? अब जैसे ही 115 आया हमारी ट्रांजैक्शन पूरी होगी। लॉस कितना आया? ठीक है। तो अगर कैश पेड की फिगर ना गिवन हो तो हम उसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सिचुएशन भी आ सकती है, ये लिख लिया। अच्छा, मिसाल के तौर पे कैश पेड गिवन है,
कॉस्ट ऑफ न्यू नहीं गिवन, तो फिर भी 2 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, क्योंकि इसमें तो बैलेंसिंग निकलना है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सवाल में कैश पेड दे दे और कॉस्ट ऑफ न्यू ना दे, तो क्या करें? इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लें यार, इसी फॉर्मूला को रीअरेंज, ये क्यों इक्वेशन है ना हमारे पास। ठीक है, तो कैश पेड आज दे दिया उसने 115, कॉस्ट ऑफ न्यू गिवन नहीं है, ट्रेड इन अलाउंस गिवन, ये 35 इधर जाके प्लस कर दें तो ठीक है ना। तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू क्या बन जाएगी, बोलो? इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो वही वाली बात होगी, 150 अगर इधर लिखेंगे तो ये 20। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ अब नीचे दोनों बातें, क्योंकि बात मुकम्मल वाली ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इफ कैश पेड और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट is not given in question, it can be calculated using following formula, which is cash paid equal to cost of new minus trade in allowance। ठीक है, बाकी वो 3 सिनेरियोज भी याद आ रहे होंगे आपको, एक्सचेंज के केस में आते थे, तो इंशाल्लाह वो देख लेंगे। ठीक है, ओके, इसको नोट करें ज़रा। इधर देखिए, अब ये 2 एरियाज हैं। ठीक है, एक सुने इधर पॉज कर देना, मैं आपको समझाऊं। ओके जी, नोट हो गया, ये कोई मसला इसमें तो नहीं है। चलें आए भाई, इधर आ जाए। ये क्वेश्चन बच्चों ने इंट्रो मेरे साथ पढ़ी थी, उनकी नज़र से भी गुजरा होगा। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको ये क्वेश्चन? भाई कैमरा में रिफ्लेक्शन तो इधर नहीं पड़ रही, ऊपर की खैर है। ये सबको नजर आ रहा है सवाल? सवाल क्या है जी? मिस्टर कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज्ड ऑन, यहाँ से आवाज़ आ रही है ना स्पीकर से, विच ही परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर 3000। ऑन 1 जनवरी 14 ही वेंट टू हफीज सेंटर वेयर ही सॉ अ सैमसंग गैलेक्सी। ही सेड, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज। ऐसे बोलेगा? नहीं, ये कहेगा ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज। अच्छा, अब ऊपर लिखा हुआ है इट बोर अ प्राइस लेवल ऑफ 50,000, उसके ऊपर टैग लगा हुआ था 50,000 का। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू एक्सचेंज द ओल्ड सिक मोबाइल विद द न्यू वन। और गया दुकानदार के पास ऐसे सीना तान के और बोला मुझे सैमसंग गैलेक्सी चाहिए। उसने कहा ठीक है ले लो। नहीं कहा लेकिन ये बता दूं 3310 भी बदले में तुम्हें देना है, तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ जाएंगे मुझे। तो ऐसा नहीं है। बहरहाल जब उसने अपना 3310 काउंटर पे रखा, पुराने वाला 3310 था ना, वो वजनी वाला, ठीक है, जो लड़ाई शड़ाई हो जाए तो वहाँ भी इस्तेमाल हो जाता था। द वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर, तो दुकानदार ने उसके मोबाइल को देखा और देकर कहा ठीक है इसको मैं रुपया 1200 में रख लूँगा। ठीक है, तो द वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वॉज 1200 ओनली। तो ये 1200 क्या है भाई? पता नहीं मैं क्या मिटा रहा हूँ, नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना। ओके अच्छा जी, ओके डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, पास जर्नल एंट्री फॉर एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 14। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव ओनली 1 मिनट। 1 मिनट में करो, जर्नल एंट्री करनी है। क्या क्या 1 मिनट में जर्नल एंट्री नहीं हो सकती यार एक्सचेंज की? 1.5 मिनट ले लो, चलो नाराज ना हो, नाराज तो नहीं हो, 1.5 मिनट दे दिया। तो 1.5 मिनट में तो मैंने रजिस्टर ऐसे करके घुमाना फिराना है। आप एंट्री करोगे तो मैं डिस्कस करूंगा। और बताओ जल्दी करो अब।
जी कितने बजे ने जनरल एंट्री कर ली है? रजिस्टर की तरफ नहीं भाई, उधर ही रहे, सवाल कर रहे हैं। जल्दी कर लें जी, इतना तो काम नहीं था। अच्छा जी, ओके, बस करें अभी तो देखें जी। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, यानी ओल्ड की कॉस्ट। ठीक है जी, ओल्ड पुरानी कॉस्ट नहीं, पुराने एसेट की कॉस्ट, जरा शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, तो परचेज्ड यकम अप्रैल 12 को हुआ था, खरीदा था हमने 3000 का, तो ये 3000 क्या है जी? पुराने एसेट की कॉस्ट। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of ब्रैकेट में ही कर लेते हैं, आसान सी तो जो है वो कैलकुलेशन है। 3000 एसेट की कॉस्ट है और 10% रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है। ये आ गई 1 साल की डेप्रीसिएशन, ऐसे निकालते थे ना। ठीक है, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है जितनी ज़िंदगी इस मोबाइल ने हमारे साथ गुजारी थी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 12 को ये हमारे पास आया था। ठीक है, और खैर जो हाँ, ऑन यकम जनवरी 14, और यकम जनवरी 14 को ये हमने क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया। ठीक है, तो यकम अप्रैल 12 से 31 दिसंबर 12 तक, वैसे गिनती के लिए कह रहा हूँ, 31 दिसंबर 12 तक 9 महीने बन गए, फिर 31 दिसंबर 13 तक, और 31 दिसंबर 13 या यकम जनवरी 14 एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने कल ऐसा सवाल कुछ किया था मेरे ख्याल से, खूब सच बच्चा था ना, तो यार आपने फिर बाद में याद ही नहीं कराया मुझे। नहीं हो क्या गया, बाकियों ने वो तो सवाल ज़हन में आ गया होना है ना, अब अभी याद करवाना है मुझे। ठीक है, इसके बाद अच्छा, तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, 1 साल और 9 महीने, 1 साल और यानी 1.75 ईयर्स। डायरेक्ट लिख दूं या ऐसे लिखूं? डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, कुछ जरूरत है इसकी? तो डायरेक्ट लिख दूं 1.75 इंटू 1.75 ईयर्स। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया? 525। ठीक है जी, छोड़ो यार, छोड़ दो। ठीक है, अच्छा जी, 525। अब वैसे देखा जाए तो हमारे इस एसेट की जो वैल्यू है वो 2475 है हमारी किताबों के हिसाब से, लेकिन उसको रखा उसने कितने में? 1200 में। तो लॉस है, ये तो पता लग गया, लेकिन छोड़ो, हम तो अपने स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation अकाउंट विद accumulated depreciation ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। ठीक है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश पे होगा या रिसीव होगा? 50,000 वाला गैलेक्सी ले रहे हो
और आपके मोबाइल को वो 1200 में रख रहा है, तो अल्टीमेटली आपको तो कैश पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितना कैश पे करोगे? जो पे करोगे वो क्रेडिट करोगे। लेकिन सवाल में कैश पेड गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, ठीक है। तो सवाल में कैश पेड गिवन, अगर नहीं गिवन है तो कोई मसला नहीं, ट्रेड इन अलाउंस तो गिवन है। 1200 रुपये क्या है? ट्रेड इन अलाउंस। फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किधर है भला? ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। तो अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो कैश पेड तो बड़े सिंपल तरीके से निकल सकता है। 50,000 वाली चीज़ है नई, पुराने को उसने 1200 में रखा है, तो फिर 48,800 रुपये सिर्फ पे करना पड़ेगा। 1200 रुपये तो 3310 की वजह से बच गए ना, ठीक है जी। तो कैश पेड यहाँ निकाल लो, ठीक है। 50,000 माइनस 1200 क्या आ गया जी? 48,000। तो ये सब काम ऐसे पर्चे में नहीं करने, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। देखो मैं यहाँ लिखने भी लगा था ब्रैकेट में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए बाहर अब यहाँ पे निकाल लिया है, तो सॉरी कैश पेड की फिगर 48,800, ठीक है। स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से पुरानी कॉस्ट गई। स्टेप 2 इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गई। स्टेप 3 कैश पे हुआ तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। स्टेप 4 बैलेंस फिगर विल बी गेन और लॉस। नहीं, एडिशनल स्टेप क्या था? नया एसेट आया भी है, इसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, तो फिर एसेट अकाउंट में न्यू की कॉस्ट को डेबिट करना है, और वो है 50,000 रुपये। अब स्टेप 4 की बजाय 5 में चला गया बैलेंसिंग फिगर, वो क्या है जी? गेन होगा या लॉस होगा। मैंने पहले ही ज़बानी बता दिया था आपको, बज़ाहिर लॉस ही नज़र आ रहा है, लेकिन आपने ज़बानी नहीं निकालना करना, आप ट्रांजैक्शन करें, अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालें, ठीक है जी। बोलें 1275 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये है बैलेंसिंग फिगर, और अगेन ये क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल है, उसकी वजह प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट होगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शन सारे सवालों में डेबिट रखा ही जान के इसी तरह से हुआ है, ताकि आपको ये थोड़े देर टाइम में याद हो जाए पक्का कि डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ही होता है। तो कभी क्रेडिट आएगा, हैं ये क्या हुआ, अच्छा गेन आ गया, वरना ऐसा नहीं होता कि डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे हमेशा लॉस ही आना, ये ना समझ लेना है, ओके। बस वही बात अब उसने की थी कल, तो वही मैं अब करने लगा हूँ। एक सवाल ही अगला कर लो, उसके बाद फिर ये एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जल्दी से भाई आप इधर फ्रेम लगाएं, ये सवाल बच्चों को नज़र आना चाहिए, ठीक है। अच्छा वैसे इस सवाल में तो ये गिवन था 48,800, लेकिन मैंने ज़रा छुपा दिया था, ठीक है जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 कर दें। यादें ताज़ा हो रही हैं इंट्रो वाली? अच्छा शुक्र है, शुक्र। होगी ट्रांजैक्शन तो। अच्छा क्या ये जायज़ है कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में एक एसेट नया लें और बदले में 2 दे दें, या 2 एसेट नए लेके बदले में 1 दे दें? क्या ये जायज़ है? हो सकता है जी, आप 10 एसेट खरीदें नए और उसके बदले में आपके पास 2 ही पड़े हैं तो वो 2 दे दें, तो क्या मसला है भाई? एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में ये ज़रूरी नहीं है कि एक एसेट के बदले में 1 ही आए। आपके पास 3310 के साथ एक और 3410 भी पड़ा हुआ था,
तो आप ये दोनों ले गए और सैमसंग गैलेक्सी के बदले में आपने दे दिए, तो ये ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है ना। 3410 भी होता था नहीं, सॉरी। भाई बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। कितने बच्चों ने ये ट्रांजैक्शन कर ली है? अच्छा, इन बच्चों ने ये ट्रांजैक्शन किया और बाकी डंकी वर्क कर रहे हैं। चलो कर लें डंकी वर्क। ओके जी, आ जाए इधर। चलो जल्दी करो, आधा मिनट 30 सेकंड और है। फिर बच्चे कह रहे हैं वो होगा सवाल, 1 मिनट दे दो बस। आखिर तक पढ़ते तो ये दिन ना देखना पड़ते। ओके बस करें अब जी। सवाल है, ऑन 1 अप्रैल 12 वी एक्सचेंज 2 पुरानी कार्स विद अ न्यू कार। मुमकिन है? Yes, sir. ओके। द कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज। सब क्या करें, 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस करेंगे या एज अ होल? एज अ होल ये एक ट्रांजैक्शन है कि एक नई कार आ रही है और 2 पुरानी कारें जा रही हैं, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, उनकी कॉस्ट निकालने लगेंगे तो कंबाइंड निकाल देंगे, एक्यूमुलेशन निकालने लगेंगे तो कंबाइंड निकालेंगे, क्योंकि एक क्लास ऑफ एसेट के लिए तो एक ही लेजर बना होता है ना। व्हीकल के लेजर के अंदर एक कार आएगी, एक चली जाएगी, 2 चली जाएंगी, 3 चली जाएंगी, ठीक है ना। ओके अच्छा, आगे कहता है दीज वर परचेज्ड 4 years बैक, ठीक है, दैट इज 1 अप्रैल 2008। द ट्रेड इन अलाउंस यानी एक्सचेंज अलाउंस, ये ट्रेड इन अलाउंस का दूसरा नाम है, याद रखना पर्चे में दोनों तरह से आ सकते हैं नाम। ये नो एक्सचेंज अलाउंस है आपका, ये कौन सा अलाउंस है? ट्रेड इन अलाउंस का दूसरा नाम एक्सचेंज अलाउंस है, ठीक है। भाई कहाँ तक लगा हुआ ये फ्रेम इस वक्त? एंड तक? वो यहाँ तक, ये यहाँ तक लगा हुआ है, तो बस फिर यहाँ तक लगाना है ना यार। ओके जी, किधर गया? ट्रेड इन अलाउंस, देखे ना ये पढ़ रही है जुमला, ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये यहाँ तक जा रहा है तो फिर वहाँ तक नज़र नहीं आएगा बच्चों को जी। द ट्रेड इन अलाउंस यानी एक्सचेंज अलाउंस इज 180,000 पर कार, ठीक है। तो एक गाड़ी का 180 ट्रेड इन अलाउंस है, लेकिन हम तो दोनों को कंबाइंड रखेंगे पुरानियों को, तो फिर इंटू 2 कर देंगे, 360 हो जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ न्यू कार इज 12 लाख, रेट इज 10% स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सवाल कर लेते हैं, सवाल तो हो गया, जवाब कर लेते हैं। आ जाओ इधर जी। स्टेप 1, वी विल डेबिट द, अच्छा वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ओल्ड जो है वो एक नहीं है, वो 2 गाड़ियां हैं, एक की कॉस्ट कितनी है? 400, तो 2 की कितनी हुई? तो क्रेडिट कर दोगे 800 से, ठीक है। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of। अब ये 800 डबल हो तो गया इकट्ठा, अब इसी को ही डेप्रीशिएट कर लेते हैं। मैं नहीं वर्किंग अलग कर रहा, मैं तो ब्रैकेट में ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 800 इंटू 10% है, ओके। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 साल की डेप्रीसिएशन। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 साल की डेप्रीसिएशन। अब हम डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक मंथ्स गिनेंगे, ठीक है ना। हाँ, आप पागल नहीं हैं,
आपको हम पागल नहीं है, लेकिन आप सब, लेकिन सारे पागल यही कहते हैं। भाई देखो, उसने खुद लिखा था 4 years बैक, ठीक है, साल डेट भी उसने लिखी थी 1 अप्रैल 2008 और आज है 1 अप्रैल 2012, तो सीधे सीधे 4 साल थे। गिनती करने की उस तरह से ज़रूरत थी ही नहीं, महीने बैठ के गिनते रहे हैं। कोई ईयर एंड पूछने की कोशिश कर रहा होगा किसी के दिल में, साथ यार ईयर एंड 31 दिसंबर करें, मंथ्स गिनने हैं, फिर ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अल्लाह के बंदो, 4 साल सीधा सीधा लिखा हुआ था, बस 4 years लिखो। क्या आ गया? 320। ठीक है, ओके। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड। अब 800 रुपये, ये नए एसेट 12 लाख का है और पुराने एसेट की इतनी वैल्यू नहीं लगी, तो अल्टीमेटली कैश रिसीव नहीं होना, कैश पे ही होना है। तो वी विल रिकॉर्ड कैश। तो कैश हो रहा है पे। कितना कैश पे हुआ है? कितना कैश पे हुआ है? कैश पे कितना हुआ है? गिवन नहीं है, बोलो पहले, गिवन नहीं है सवाल में। कैश पेड गिवन, अब कैश पेड गिवन नहीं है तो फिर हम निकालेंगे उसको फॉर्मूला से, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस। कॉस्ट ऑफ न्यू है 12 लाख, ट्रेड इन अलाउंस 180 इंटू 2 यानी 360 है। तो कैश पेड कैसे निकलेगा? इधर देखो, 1200 यानी 12 लाख, मैं 1000 में कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, रुपीज इन 1000 ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 1200 क्या है? कॉस्ट ऑफ न्यू लेस ट्रेड इन अलाउंस। 360 कैसे आया? 180 एक गाड़ी का ट्रेड इन अलाउंस था और 360 दो का, ठीक है। तो क्या बन गया आंसर? 840। डन। कितने बच्चों ने ये सही निकाल लिया था? 840। कितनों से गलती हुई? ओके, 180 ही ले लिया सिर्फ। हाँ, तो पर कार पे ध्यान देना था ना। ओके जी। स्टेप 4, एसेट अकाउंट को न्यू की कॉस्ट से डेबिट कर दिया हमने और वो है 1200 और जी कितनी? देखो, डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है? नज़र में से मुझे आ ही रहा था। देखो ना, ये कोई 480 के करीब हमारे एसेट की वैल्यू नज़र आ रही है, बुक वैल्यू देखें तो, लेकिन उसने सिर्फ 360 दिए हैं उसके, तो फिर हमें नुकसान ही हो रहा है ना, ठीक है। बाहर छोड़ें इस बात को, ऐसे थोड़ी देखना है हमने। बैलेंस शीट किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे। कितनी? 120। तो डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड एंट्री की हद तक तो ये भी ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट लॉस होता है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल आया, ठीक है, ओके। डन जी, ओके। अच्छा जी, अब छोटी सी एग्जांपल ज़रा जल्दी से यहीं पे रखें जी, ये कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अज्यूम कर लेते हैं जी, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021। 2021 का 31 दिसंबर आ गया, चलो 20 कर लो, नाराज क्यों होते हो, ठीक है, सही है। अच्छा, अब एडिशन समझाने लगा हूँ, ठीक है। एडिशन की डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करें, ठीक है। हमने एक जनरल रूल बनाया होता है, ठीक है। वो जनरल रूल क्या बनाया होता है हमने, कि डेप्रिसिएशन फुल मंथ, ठीक है, ऐसे कर लो यार, पुरानी बातें तुमने याद रखी हैं। फुल मंथ अच्छी बात है, ऐसे फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द मंथ ऑफ एडिशन। अपनी आसानी के लिए अकाउंटेंट्स ये रूल इसी तरह से, ये नॉर्म इसी तरह से रखते हैं, एनुअल पे नहीं जाते, मंथली बेसिस पे चले जाते हैं। क्या कि जिस महीने में आपने एसेट ख़रीदा है उस महीने उसकी पूरे महीने की डेप्शन चार्ज कर लें, ठीक है। हाँ, फिर उसको बराबर सराबर करने के लिए आखिरी महीने में जब बेचेंगे तो फिर पूरे महीने की डेप्शन नहीं लेंगे,
ठीक है। अब थोड़ी सी बात जहन में ये आती है कि जी मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट खरीदा 15 को, आपने कहा जी फुल मंथ चार्ज कर दें डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपने पूरा महीना चार्ज कर दिया, और आखिरी महीने में चार्ज ना करें, लेकिन वो आखिरी महीना भी आखिरी दिन बिका तो वो भी आपने चार्ज करवा दिया। अभी बताता हूँ। तो ये 15 दिन की डेप्रिसिएशन तो ज़्यादा चार्ज हो गई, जितना तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। तो भाई उसका जवाब ये है कि भाई डेप्रिसिएशन एक एस्टीमेट है, तो एस्टीमेट में थोड़े बहुत दिनों का फ़र्क चलता रहता है। हम दिनों को गिनने बैठ जाएं तो फिर हम यही काम करें अकाउंटेंट्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, और तो फिर दुनिया में हमारा को काम ही ना बचे। क्योंकि ये एक एस्टीमेट है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें इजाज़त होती है, एस्टीमेट्स के अंदर अकाउंटेंट्स को अलाउ होता ही है इतना सा, ठीक है ना। सही है। बहरहाल वो बात मज़ीद अभी समझ आएगी जब, तो क्वेश्चन रेज होने से पहले ही मैंने कहा चलो क्वेश्चन का आंसर कर दें। तो ईयर एंड 31 दिसंबर है, अज्यूम करता हूँ मैंने एक एसेट ख़रीदा है, एडिशन की बात हो रही है ना, ठीक है। एडिशन के केस में क्या होता है जी, डेट ऑफ परचेज होती है ना। तो डेट ऑफ परचेज है एसेट की, मिसाल के तौर पे 1 मार्च 2020। तो क्या फ्रैक्शन हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए क्या फ्रैक्शन लगाओगे? जनवरी और फरवरी नहीं लेना, मार्च पूरे का पूरा आ गया 10/12, ठीक है। अगर यही एसेट मैं 20 मार्च को ख़रीदूं तो क्या करूं? नहीं यार, आधे महीने से ज़्यादा गुजर गया है तो क्या करें? फिर भी पूरा महीना ले लें। क्यों? क्योंकि हम फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते होते हैं एडिशन वाले महीने में, ठीक है। तो 20 मार्च वो ही आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 तक तो ऐसे ही आया ना, जब 20 के साथ भी यही हो रहा था, ठीक है ना। तो 20 मार्च को एसेट खरीदा तो 10/12, ठीक है, और सही है। 30 मार्च को खरीदा, अब तो फंस गए। 30 मार्च को फिर भी 10/12, क्यों? फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ, चाहे वो 30 को भी आया है, हमने क्या करना है इसको 10/12 मार्च का पूरा महीना डेप्रिशिएट कर देना है। लेकिन एक एक्सेप्शन बन गई, और वो एक्सेप्शन है 31 मार्च 2020, क्योंकि क्लोजअप है ना, पता है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर 31 मार्च का मतलब 1 अप्रैल भी होता है। देखिए ये दोनों डेट्स इंटरचेंजेबली यूज़ हो रही होती हैं। तो जब 31 मार्च आएगा तो हम इसको कह सकते हैं कि जी ये 31 मार्च का मतलब तो, और इसका मतलब तो 1 अप्रैल 2020 भी होता है। इसलिए ये 31 मार्च वाले महीने में ना डालो, इसको अप्रैल कर लो, ठीक है। दोनों जो यूज़ हो जाते हैं। तो सिर्फ इस केस के अंदर कि अगर आपका एसेट 31 मार्च को आया है तो आप इसको फिर 1 अप्रैल से डेप्रिशिएट करना शुरू करना, मार्च के महीना डेप्रिशिएट मत करो, ओनली एक्सेप्शन। वरना देख लो इससे एक दिन पहले भी आया तो पूरा महीना हमने डेप्रिशिएट कर दिया। क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी डिस्पोजल। तो फिर अगर हमने एडिशन के वक्त फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी एडिशन वाले महीने में, तो फिर अब कंपैरिजन सही हो हमारा, ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब हमारी डेप्रिसिएशन करीब करीब सही हो जाए, तो उसके लिए फिर अब क्या हमें करना चाहिए उसूली तौर पे, डिस्पोजल के महीने के अंदर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी चाहिए। तो वाइल नो डेप्रिसिएशन is charged in the month of disposal. इसी को ही आगे बढ़ा लेते हैं फिर, है डिस्पोजल के केस में तो डेट ऑफ सेल होगी ना। अब कोई एसेट अज्यूम कर लें, कोई महीना अज्यूम करें जी, अगस्त का महीना कर लें, बोलो अगस्त का महीना कर लें। हमने एक एसेट बेचा इसी साल में 1 अगस्त 2020 को, तो डेप्रिसिएशन करते हुए क्या फ्रैक्शन लगाओगे? 8/12।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8/12, 8/12। अगस्त तो लेना ही नहीं है, नो डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, तो फिर 8 की बजाय अगस्त नहीं लिया। ऐसे ही है, होना क्या चाहिए था। अच्छा ये अगस्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डिस्पोज किया हमने एसिड सितंबर, चलो यहाँ ज़्यादा बेहतर लगता है, आप लोग ज़्यादा अच्छा लगता है। यकम सितंबर 2020 को एसिड बेचा, सितंबर तो 9वां महीना याद रह जाता है ना ऐसे, ठीक है। ये मार्च का महीना, जून का महीना, सितंबर का पेपर शेपर होते हैं कभी हैं ऐसे, तो ये सितंबर, यकम सितंबर 2020, तो सितंबर 9th मंथ है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन 9/12 लगा दें, नहीं नहीं 10 नहीं हो, खौफ करो, ठीक है जी। 9/12 नहीं, क्यों, क्योंकि नो डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, तो सितंबर लेना ही नहीं है। कितने महीने डेप्रिशिएट करेंगे इस एसिड को, अगर ये यकम सितंबर 2020 को हमारे से निकल कर जा रहा है बिजनेस से, तो हम इसको 9th मंथ इसका डेप्रिसिएशन में नहीं डालेंगे, इसको कितने महीने डेप्रिशिएट करेंगे। और अगर ये 20 सितंबर को जाए, 20 सितंबर 20 को, तब भी 8/12, क्यों, नो डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। ये किसी अनलेस के सवाल खुद कोई ऐसी बात कर दे, सवाल खुद ना कहे, तो हम, ये हमारी नॉर्म है अकाउंटेंट्स की, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर 29 सितंबर 2020 को ये चला जाए तो 8/12, क्यों, नो डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी। हाँ अगर ये 30 सितंबर को जाए तो इसका मतलब यकम अक्टूबर भी होता है, तो फिर यकम अक्टूबर ही समझ लो ना इसको, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन बन गई। तो हमने जितने भी सवाल किए उनमें एडिशन हमेशा इधर हो रहा था और डिस्पोजल हमेशा उस मंथ के एंड पे हो रहा था, इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। लेकिन पर्चे में ऐसा नहीं होगा, पर्चे में प्लस माइनस हो भी सकता है, नॉर्मली होता नहीं है पर हो भी सकता है, तैयारी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो 30 सितंबर अगर हो डिस्पोजल तो फिर 9 महीने डेप्रिशिएट करेंगे। क्लियर है ये बात, बोलो। अच्छा वो भी बच्चे नोट कर रहे होंगे। जी आ जाएंगे ले जी। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 15। एसेट अकाउंट का ओपनिंग गिवन है, एक्यूमुलेशन का ओपनिंग गिवन है, एडिशन ऑफ 10,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 15, सिंपल एडिशन है, सही है। सेकंड, an old asset costing 50 which was purchased on 1st July 13 is exchanged with a new asset costing 90,000। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ गई, तो डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है इस सवाल में, और तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बस अब देखना ये है कि आप इस एडजस्टमेंट को अकाउंट्स में कैसे एडजस्ट कर पाते हो। जर्नल एंट्री तो आपको करनी आती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर, रेट 10% है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री, ठीक है। देख लो अभी तक इंट्रो ही चल रही है हमारी, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं बहरहाल ये करना, ठीक है। तो आपके पास अब 2 मिनट नहीं 3 मिनट हैं, आप इन लेजर्स को बना के 3 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे दिखा दें
ताकि फिर मैं अगले सिनेरियोस की थोड़ी सी बात करूं और फिर आपको होमवर्क दे के छुट्टी दूं। जो आप दूसरी क्लास है ना गुलबर्ग वाली, वो बस आपसे एक सवाल पीछे रह गई थी अब कल तक, आज इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है जी? कैमरे में भी सही नजर आ रहा होगा भाई। बैठ जाया करें, जब इधर लगा दिया फ्रेम तो बैठ जाए, जब चेंज करना होगा फिर उठा करें, ऐसे खड़े ना रहा करें। लास्ट मिनट है जी। डिस्टर्ब ठीक है। जी भाई ले आए इधर कैमरा। कितने बच्चों ने कर लिया जी क्वेश्चन?
ओके जी, अब बाकी साथ साथ देख लीजिएगा, ठीक है, पता तो चल ही जाएगा कि सही जा रहे थे या नहीं। चलें आ जाएं, अब मिलके करते हैं सवाल जी। फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 15, यकम जनवरी 15 पे एसेट अकाउंट का ओपनिंग कितना आ रहा है? 2 लाख। मैं थाउजेंड्स में करूंगा जी, 200। क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग कितना आ रहा है यकम जनवरी 15 पे? 80,000। थाउजेंड में कर रहा हूँ, 80 लिख लिया मैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 10,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 15। हाँ जी, एडिशन की एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट कितने से? 10 से, और कैश क्रेडिट यकम मार्च 15, ठीक है। नेक्स्ट, एन ओल्ड एसेट कॉस्टिंग 50 विच वॉज परचेज ऑन यकम जुलाई इज एक्सचेंज विद अ न्यू। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ गई, ठीक है। नए की कॉस्ट कितनी है? 90। पुराने की कॉस्ट कितनी है? 50। ट्रांजैक्शन हुई है 30 सितंबर 15 को, डेट ऑफ सेल, ठीक है। ट्रेड इन अलाउंस है 30, ठीक है, और सही है। चलो अब अपने स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। चलो डिस्पोजल अकाउंट बाद में बनाएंगे, क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री की तरह पहले प्रैक्टिस करा दी है, तो हम ये जर्नल एंट्री ही पहले पास कर लेंगे यहाँ, ठीक है ना। वैसे जर्नल एंट्री होती क्या है? बोलो। हाँ जी, ये डिस्पोजल के जो स्टेप्स लिखवाए हैं वो जर्नल एंट्री ही तो होती है। चलो ये भी बाद में पास कर लेंगे, स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि चलो कुछ तो कर ही लें यार, ऐसे कैसे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री पास करते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा जी, तो एसेट अकाउंट से होल्ड की कॉस्ट क्रेडिट करनी है कितनी? 50। तो करो 50। क्या हुआ जी? ये जी डिस्पोजल है, ठीक है। ये क्या है? डिस्पोजल। किस दिन हुआ ये डिस्पोजल? 30/9/15। कोई मसला जी? वैसे साथ साथ डिस्पोजल अकाउंट भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल छोड़ो। हाँ, 1/10/15 नहीं लिखे, दिखे 30/9/15 ही। समझें इसको, समझने का जब समझना पड़े तो, ठीक है ना। वैसे तो यार ये सिंपल था, आप उस एग्जांपल से कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। सिंपल है, 30 सितंबर तक तो 9 महीने डेप्रिशिएट करेंगे, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो। वो तो मैंने आपको समझाया कि अगर कभी मिड ऑफ द मंथ कोई डेट आ जाए तो उससे क्या करना है, उसूल क्या है, ठीक है ना। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट स्टेप, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of। अच्छा, ज़बानी काम करना भी सीखे ना, ये इतनी आसान स्ट्रेट लाइन का फ़ायदा ही क्या कि अगर हम इतनी बातें लिखते रहें तो। वो इंट्रो में हर दफ़ा लिख लेते थे, ज़बानी भी काम करना सीखें। एसेट 50 रुपये कॉस्ट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? यहाँ से आगे हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मंथ्स ज़बानी गिनते हैं, ठीक है ना। वो क्या लिखना बार बार, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल। किस दिन खरीदा था ये? यकम जुलाई 13 पर। किस दिन बेचा है? 30 सितंबर 15। अब मंथ्स गिनना शुरू कर देते हैं। यकम जुलाई 13 से 31 दिसंबर 13 तक 6 महीने, फिर 31 दिसंबर 14 तक साल, 31 दिसंबर 15 तक 9 महीने, ठीक है। तो 1 साल, ऊपर पहले 3 महीने थे, 6 महीने थे, और इधर 9 महीने। तो ये कितने बन गए? 2 साल और 3 महीने। 2 साल और, ये बात समझ आई है या लिख के समझाऊं? समझ आई है। यकम जुलाई 13 से 31 दिसंबर 13 तक 6 महीने, फिर 31 दिसंबर 14 तक पूरा साल। ये क्या हो गया? 1 साल और 6 महीने, यानी 1.5 साल हो गया, ठीक है। फिर ये 15 वाले साल में मजीद 9 महीने, तो ये क्या बन गया? 2 साल और 3 महीने, यानी 2.25। नहीं अच्छा लग रहा? जैसे सिखाया था वैसे ही कर लो। डेट ऑफ परचेज लिखो, डेट ऑफ सेल लिखो, मंथ्स लिखो, नंबर ऑफ ईयर्स टोटल निकाल लो। किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो बता दें, बोले हो रहा है तो बता दें, शर्म ना करें। इंटू 2.25 ईयर्स क्या आ गया? 11
0.3 कर लूँ? नहीं कहते नहीं, ठीक है भाई 11 पॉइंट। सर हमने 1000 में ही ना किया, हमारा 11250 आ रहा है तो हमने उसके साथ ही मिलाना है, यही कहना चाह रहे हो जी भाई? 11.25 कैसे आया, समझ आ रही है? बोलो 2.25 ईयर्स कैसे आए, समझ आ रही है? ओके ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश पे हुआ है या रिसीव हुआ है? देखो नया एसेट जो है वो 90 का है और पुराना हमने पहले कभी खरीदा था 2.5 साल 2.25 साल पहले 50 का, तो जाहिर सी बात है कैश तो पे करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन मसला क्या है? कैश पेड सवाल में गिवन तो कोई मसला नहीं, इसका तो फॉर्मूला में आता है। कैश पेड कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू लेस ट्रेड इन अलाउंस। सवाल में ट्रेड इन अलाउंस तो गिवन है, ठीक है ना। हमारा एसेट जो है उसको दुकानदार ने कितनी वक़्त दी? 30 रुपए की। हम जो नया एसेट खरीदने गए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? 90। तो अगर 90 वाली चीज़ हम लेने गए और हमारी पुरानी चीज़ को वैल्यू असाइन हुई है 30, तो फिर हमें कितने मिले? 60। सॉरी, हमें कितने पे करने पड़ेंगे? 60। तो ये 60 कैसे आया है? कॉस्ट ऑफ न्यू लेस ट्रेड इन अलाउंस। तो यही ब्रैकेट में, अब फार्मूला ब्रैकेट में ही आ गया। अब ये नहीं अब पर्चे में लिखते रहेंगे बैठ के कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस, ये कैश पेड निकलेगा, पहले अंग्रेजी लिखेंगे फिर वो अल्फाज लिखेंगे फिर वहाँ से आंसर निकालेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, फिर तो यही काम करते रहेंगे। अब फार्मूला लिख लिया ना एक बार, आपके रजिस्टर पे आ गया, बस दैट्स इट। अब पर्चे में ये करना, ठीक है। कितना? 60। ओके। स्टेप 4 बोलो। एसेट अकाउंट में न्यू एसेट की कॉस्ट को आपने क्या करना है जी? डेबिट करना। अच्छा ये देखो, ये तो मैंने क्रेडिट कर दिया था, ये वाला डेबिट मुझे आपने याद नहीं कराया, ये भी कर दे। 11.25 एक्यूमुलेटेड डेबिट, ये इसको फिलहाल बाद में कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इम्पैक्ट एंड पे जी। एक काम करें ना, फिलहाल डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करें या, ठीक है। तो पहले अकाउंट बना रहे थे, चलो मैंने कहा आज पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, खैर ठीक है। अकाउंट नहीं बना रहा अभी जी। ये क्या हुआ जी? डिस्पोजल हुआ, कोई वर्किंग आज मैंने नहीं की, ब्रैकेट में ही काम कर दिया था ये, ठीक है। 30 9 15 9 पे बड़ा जोर देते हो तुम, पंजाबी खाली 9 पे। अच्छा जी, ओके। ये दोनों स्टेप्स आगे, ठीक है। कैश का अकाउंट बना नहीं रहे इसलिए कैश का क्रेडिट होना हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। स्टेप 4 में एसेट अकाउंट को डेबिट करो 90 से। कितने से जी? नए की कॉस्ट है, ठीक है। तो 90 से एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो गया, डेबिट। अब यहां पर लिखना डिस्पोजल ही है, लिखना डिस्पोजल ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा ये डिस्पोज नहीं हो रहा, आप ये समझने के लिए इसे डिस्पोजल लिख दो। देखो मैं थोड़ी देर के लिए, एंट्री तो बहुत आसान है ना, इसलिए एंट्री को साइड पे करता हूँ, बल्कि ज़रा मुझे बैलेंस फिगर निकालता कि इसको साइड पे कर दें। बैलेंस फिगर किस तरफ आ रही है? डेबिट साइड पे 8.75 प्रॉफिट एंड लॉस। ये आसान थी ना इसलिए इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपने सफ़ा ये समझे लपेट दिया, ये आपको नज़र नहीं आ रही, डन। क्योंकि ज़रा मुश्किल काम है वहाँ पे अब डिस्पोजल अकाउंट को एड्रेस करना, तो इसलिए मैं उस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप पर्दा डाल दिया, पर्दा डालूँ आप समझेंगे पता नहीं गलत हो गया, ठीक है। ये देखें, ये लपेट दिया हमने, इसको लपेट के रख दिया, इसको नजर ना पड़े इस पर, ठीक है। अच्छा जी, नहीं अब स्टेप 1 दोबारा करते हैं। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। तो डेबिट किसको कर दो? यहाँ क्या लिखोगे? ठीक है, डन। स्टेप 2, एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करो। तो क्रेडिट किसे करोगे? डिस्पोजल को। यहाँ क्या लिखोगे? एक्यूमुलेटेड 15। स्टेप 3, रिकॉर्ड करोगे कैश। तो कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? पे हो रहा है तो कैश क्रेडिट। दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल में डेबिट, कितना? 60। कैश जैसे निकाला आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे 90 माइनस 30। समझ रहे हो? तो बोलो स्टेप 4,
एसेट अकाउंट नए एसेट से, नए एसेट की कॉस्ट से डेबिट होगा, हो गया डेबिट। दूसरा इंपैक्ट किसको दें, दूसरा इंपैक्ट किसको दें, डिस्पोजल को। अब यहां क्या लिखें, यहां पे भी डिस्पोजल ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इस 90 के डेबिट को हमने दूसरे अगेंस्ट क्या क्रेडिट किया हुआ है, डिस्पोजल, और यहां पे भी एसेट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। अब मसला देखो कैसे हल हो रहा है। डिस्पोजल अकाउंट में ये ओल्ड की कॉस्ट है और ये न्यू की कॉस्ट है, ठीक है। ये डिस्पोजल है नहीं, दरअसल ये एडिशन ही है, एडिशन थ्रू एक्सचेंज, ठीक है ना। लेकिन इसको मजबूरन डिस्पोजल क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एज अ होल, डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन थ्रू एक्सचेंज जो है इसी का ये पार्ट था, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई एडिशन थ्रू एक्सचेंज लिख दे, इवन एडिशन भी लिख दे, तो उसकी गलती कोई नहीं है, वो भी ठीक है। मैंने डिस्पोजल क्यों लिखा है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये चौथा स्टेप फिर मैं यहां लिख नहीं सकता, अगर मैं यहां पे डिस्पोजल ना लिख रहा होता आपको फिर समझा ना पाता, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये डिस्पोजल लिखा बिल्कुल सही है, किसी ने एडिशन लिख दिया वो भी बिल्कुल सही है, बस ये 90 हो, ये 90 हो और इसकी डेट 30/9/15 हो, ठीक है। बाकी ये एडिशन ही है, दरअसल ये क्या है, एडिशन ही है इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो कोई डिस्पोजल लिखना चाहे डिस्पोजल लिख के, एडिशन लिखना चाहे एडिशन लिख, ठीक है। मैंने डिस्पोजल इसलिए लिखा ताकि जैसे ये डिस्पोजल का 50 इधर नजर आ रहा है तो ये 90 इधर से इधर नजर आ रहा हो, इसलिए मैंने डिस्पोजल लिखा। क्लियर है ये बात, तो ठीक है। हाथ क्यों खड़ा कर, अच्छा वैसे ही खड़ा हो गया जी। बैलेंसिंग फिगर 8.75 प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये दोनों में से कोई एक काम ही करना होता है, ठीक है ना। तो ये चूंकि आसान था तो मैं फटाफट इधर आ गया, ठीक है, सही है, डन। चलो लें जी, 31 दिसंबर 15 पर इसका तो कैरी डाउन अब निकल आएगा, थोड़ी देर में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इधर 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन निकालने के लिए पहले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमें निकालना पड़ेगा। देखो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आज, ठीक है, वो डायरेक्ट ही कर लिया हमने एक्यूमुलेटेड ऑप्शन की वर्किंग को। तो वर्किंग 1 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, रिपीटिशन चल रही है ना चीजों की। मेथड कौन सा है, तो फिर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ इनटू, कोई मुश्किल बात, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है, अकाउंट से देखो, इधर नहीं देखना, 200, ठीक है भाई। इस फ्रेम पे रहूं तो फिर नहीं मूव करना, ठीक है ना जी। 200 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है, 50 इनटू रेट कितना है, ये कितना आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑन एडिशंस, अब इंपॉर्टेंट बात, एक तो एडिशन है वही सिंपल इंटू 10% इंटू 10/12 0.83, ठीक है। इंपॉर्टेंट नई चीज क्या थी आज, ये डिस्पोजल से ये ना हो कि आप डिस्पोजल, आप अगर हम डिस्पोजल लिखेंगे ना फिर हम डेप्रिसिएशन भी नहीं करेंगे, हमें एडिशन लिखने दें या डेप्रिसिएशन करवाएं। तो भाई मैंने आपको इसलिए कह दिया डिस्पोजल लिखो या एडिशन लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल ये डेप्रिसिएशन के अंदर आएगा, ये है तो एडिशन ही, नया एसेट आया तो है बिजनेस में, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये एडिशन के अंदर डेप्रिसिएशन इसकी आएगी, और 30 सितंबर को आया इसलिए 30 सितंबर को छोड़ो, 1 अक्टूबर ही होगा इसका मतलब, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डेट बेशक लिखी है 30 सितंबर, डेप्रिशिएट 4 महीने ना कर देना, डेप्रिशिएट कितने महीने करोगे, 3 महीने। कितने बच्चों ने 3 महीने ही डेप्रिशिएट किया था, कितनों ने 4 महीने किया, कितनों ने किया ही नहीं डेप्रिशिएट, माशाल्लाह जी। 2.25 और ऑन डिस्पोजल, एक ही डिस्पोजल है, 50 इंटू 10% इंटू 9/12, 30 सितंबर तक डेप्रिशिएट होगा जी। 3 पॉइंट, इधर क्या देख रहे हो, सवाल देख रहे हो, परेशान हो, रेड शर्ट, ये रेड नहीं है वैसे, जो भी है कलर जी, मैरून है जी। 21.8
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो क्लोजिंग बैलेंस फिगर बता दो जी। 90.5 डन। कोई मसला? तो नई चीज क्या आई? बस इसको काबू करना सीखो। इधर लिखना है एडिशन में इसको, ठीक है। दूसरा इसको डेप्रीशिएट भी लाजमी करना है जी। बेटा ये इस ट्रांजैक्शन के अंदर, और यार चुप कर जाओ ना, समझे एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन को कहते ही क्यों है। ये सिंपल डिस्पोजल, देखो पहले क्या होता था, हम अलग एक एसेट को बेचते थे सिंपल डिस्पोजल और एक अलग खरीदते थे। ये ऐसा है नहीं। हम जिस दुकान में, अगर आप वी सेंटर जाके एक दुकान पे अपना 3310 बेच के आ जाते और उसके साथ वाली दुकान से सैमसंग खरीदते तो ये एक्सचेंज नहीं थी, ठीक है। आप 3310 का सिंपल डिस्पोजल रिकॉर्ड करते और अपने सैमसंग गैलेक्सी का सिंपल एडिशन करते। लेकिन जब ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस आ जाए तो ये निशानी है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। आपको पुराने अपने मोबाइल का कैश मिला नहीं, लेकिन नए मोबाइल के पैसे भी आपने पूरे दिए नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पुराने एसेट ने कुर्बानी दी अपनी और नए की कॉस्ट को कम कर दिया। तो क्योंकि वो पुराने को कोई वैल्यू असाइन करके ही दुकानदार ने नए की कीमत कम की थी, तो जो वैल्यू असाइन करना है वो एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस कहलाता है। और ये निशानी होती है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की। और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन मुकम्मल तब होती है जब पुराना एसेट निकल रहा है और उसी ट्रांजैक्शन में नया एसेट आ रहा है। इसलिए यहां पर मैंने डिस्पोजल लिखा, ठीक है। अच्छा सुनो, ये सिनेरियोस थे, इंशाल्लाह ये कल दोबारा रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके आज हैंडआउट्स जो होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, हैंडआउट्स आप आज छुट्टी के वक्त लेके जाएंगे जो, ठीक है, वो बस आज का दिन सिर्फ दे दें। कल से फिर मैं कोशिश करूँगा क्लास से पहले ही आ जाए करें, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह ये सवाल किए हुए हैं आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन की पिक्चर ले लें एहतियातन, ठीक है। तो ये होमवर्क के अंदर 4 सवाल है। ऐसे एक मिनट रुके एक मिनट रुक जाए ना, कह तो रहा हूँ रुक जाएं। ये 2-3 सवाल हैं, ये इनके साथ सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन सॉल्यूशन वो देखेंगे बच्चे जो पास होने वाले नहीं होते सवाल करने से पहले पूरा। तो पास होने वाले बच्चे पहले पूरा सवाल करेंगे अपने तौर पे, गलत या सही, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्या? अच्छा अब जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो 1 मिनट में, क्योंकि मेरे ख्याल में अगले उस्ताद भी आ गए हैं। ये पिक्चर हो गई सबकी? याद आ रहे हैं ये सवाल? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप, रिक्वायरमेंट को छोड़ो, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं 3 अलग अलग, इनकी जर्नल एंट्री पास करके आनी है। देखते हैं आपको 3 सिनेरियोज याद भी हैं या नहीं, ठीक है। बस आगे सॉल्यूशंस है, ठीक है जी। ओके जी, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। 2 सवाल हैं होमवर्क में। अल्लाह हाफिज़।